आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां देहरादून को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भोपाल पानी पुल के अप्रोच रोड में दरारें आ गई हैं। रिटेनिंग वाल धंसने के चलते ये दरारें सामने आई हैं, जिसके बाद से इस पुल पर वाहनों के आवागमन को वन वे कर दिया गया है। दरअसल इस पुल को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इतनी कम अवधि में ही इस पुल के रिटेनिंग वॉल का धंसना पुल की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक और पुल की अप्रोच रोड धंस गई थी और उस दौरान कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। पुल में दिक्कत आई थी या जहाँ पे भी पुलों में दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रॉपर जांच कराई जा रही है और जांच कराकर जो भी संबंधित है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी मतलब जो दोषी थे उनको निलंबन किया गया। निलंबन के बाद उनके खिलाफ मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि या उनका वेतन रोकना, सारी चीज़ें कार्रवाई की गई हैं। उसी तरह से इस वाले पुल में भी जैसे ही आई तो रात में ही हमने ईएनसी से बात की और ईएनसी को निर्देश दिए कि मौका मुआयना करें और मौका मुआयना करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ में करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाएंगे। नहीं, अभी सुबह में देखा है। अब उसके बाद उसका तकनीकी, क्योंकि तकनीकी रूप से उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। पहले भी इस संबंध में बात हुई थी तो लगभग जैसा कि सब मिला के लगभग 3000 के करीब पुल थे। 3000 के पुलों में उसकी हमने सेफ्टी ऑडिट भी कराई थी मोरबी की घटना के बाद और लगातार एक पीरियोडिकल उसका सेफ्टी ऑडिट होता रहता है। 36 पुल ऐसे निकले जिसमें कि यातायात रोका भी गया है और उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर उसको कुछ ऐसे पुल हैं जिसको कि ठीक किया जा सकता है तो उसको ठीक किया जाए और अगर जो बिल्कुल लग रहा है कि खतरनाक, मतलब कि उसको करेक्टिव मेजर्स उस पर नहीं लिए जा सकते हैं, उस पर यातायात रोक दिया जाए। तो देखिए, अब पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुल की अप्रोच रोड में दरारें हैं, जो कि हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। रिटेनिंग वॉल धंसने के चलते रोड में दरारें सामने आई हैं और इन दरारों पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून को जॉली एयरपोर्ट से जोड़ता है ये पुल और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से अब इस पुल पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, सवाल ये भी है। क्या कुछ इससे जुड़ी आपको अपडेट मिल रही है? जी देखिए, ये देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का जो चौक है, वहाँ से एक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को रास्ता जाता है और उस रास्ते पर 3 पुल बने हुए हैं। इससे अभी करीब 2 माह पहले अक्टूबर माह में जब बहुत तेज बाढ़ आई थी तो पहला पुल का एक शोल्डर गिर गया था, वो पुल नॉन ऑपरेशनल हो गया था। अब वो बनकर ठीक हुआ तो धन्याड़ी में मत्स्य निदेशालय और खनन विभाग के निकट बना ये ओवरब्रिज, इसमें दरारें आई हैं, ये बैठ रहा है, धंस रहा है। लिहाजा रात ट्रैफिक रोका गया था और अब ट्रैफिक को धीमा किया गया है, वन वे किया गया है। रात में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि मुख्य अभियंता कब तक अपनी रिपोर्ट तथ्यात्मक सौंपते हैं और उसमें किसकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। करीब 3 वर्ष पूर्व ये पुल बने थे और इसी पुल के निर्माण में इससे पहले गुणवत्ता की शिकायत आई थी, दरारें पड़ी थी, तो 4 अभियंताओं को सस्पेंड भी किया गया था। अब दोबारा इसी पुल में दिक्कत आई है तो समझा जा सकता है कि कितनी घटिया गुणवत्ता से पुल बने हैं। दरअसल जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब एक बड़ी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और एयरपोर्ट की रोड को और विकसित करने के लिए रातों रात ये फ्लाईओवर बने। पर फ्लाईओवर्स तो बने और ये आरओबी बने, लेकिन इनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि बनने के बाद 1 साल के भीतर ही इसमें दरार आना, धंसने की शिकायतें शुरू हो गई और कल रात फिर यही हादसा इसी पुल पर हुआ। बिल्कुल, आप देखिए, जिम्मेदारों से जब जवाब मांगा जा रहा है, क्या उनका जवाब है इस पर? जी देखिए, अभी तो कल रात इस सूचना आने के बाद जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर के सुधांशु हैं, उन्होंने चीफ इंजीनियर अयाज अहमद से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है कि मौके पर जाकर निरीक्षण करें और विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। इसमें किसकी खामी या क्या कमी है, इसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी और साथ ही करेक्टिव मेजर्स, यानी कैसे इसे ठीक करना है, कैसे ऑपरेशन इस पर शुरू करने हैं ताकि वाहन चल सके, इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास।
देहरादून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भोपाल पानी पुल को अप्रोच रोड में दरारें आने के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने पुल पर पहुंचकर सरकार का पुतला फूंका है और पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। जितने भी पुल इस रोड पर बने हैं सबकी जिस समय पुल बने थे एक तरफा हम लोगों ने मांग करी थी उनकी जांच होनी चाहिए, परंतु उस समय की सरकार, उस समय के जो यहाँ के विधायक थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, वो लोग वो ये चिल्लाते रहे कि डोईवाला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है, जबकि यह डोईवाला विधानसभा को इन्होंने भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से भ्रष्टाचार इस विधानसभा में उन्होंने एक तरह से ये आदर्श विधानसभा नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो डोईवाला विधानसभा में, उसका उदाहरण ही है कि ये पुल है और ये कोई मात्र एक उदाहरण नहीं है। ऐसे कई सारे भ्रष्टाचार के काम इस विधानसभा में हो चुके हैं, जिसका नतीजा आज जनता भुगत रही है। लगातार ये हर बरसात में पुल जो है भारी वाहनों के लिए रोक दिए जाते हैं। पिछला बड़ासी पुल तो टूट ही गया है। सोंग नदी का पुल जो है जिसमें आपदा के समय पूरा का पूरा कई लोग वहाँ पर मर गए थे, उन लोगों की कोई किसी ने सूद नहीं लिए, सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा है और ऐसी दुर्घटनाएं इन जगहों पे हो रही हैं। सरकार को कई बार अवगत कराया गया है, आपके माध्यम से भी, पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी हर बरसात में अवगत कराया जाता है कि भाई इन पुलों के बारे में सोचो, लेकिन समय कट जाता है और आगे बढ़ जाता है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। आज कोई भी इस रोड पे जितने भी पुल बने हैं, इस रोड पे क्या आगे जो है जितने नए जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो बन रहे हैं, किस तरह से वो टूट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और भ्रष्टाचार को कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार जो कहते हैं, तो सभी लोग देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा पैसा जो लग रहा है वो हमारे उत्तराखंड जनता का ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और इस भ्रष्टाचार को। देहरादून में 11वीं राष्ट्रीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों को बधाई देते हुए स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेलने को कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस महकमे में खिलाड़ियों के कोटे पर भर्ती में लगी रोक को भी अब जल्द हटाया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जीतेगा उसे सिपाही स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतेगा उसे दरोगा स्तर पर और जो ओलंपिक में पदक जीतेगा उसे डिप्टी एसपी पद पर तैनाती मिलेगी। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद राज्य की प्रतिभाओं को बड़ा मौका मिलेगा, जो अभी तक प्रदेश छोड़कर दूसरी संस्थाओं अथवा प्रदेश के खेलते थे। वह अब राज्य में ही अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा सकेंगे और जल्द ही इस बारे में आदेश जारी कराने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मैं सबसे पहले तो जो कि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन समिति उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है
कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। तो सर, ये पहले व्यवस्था नहीं थी या अब ये ऐड होने जा रही है? व्यवस्था थी, 2011 तक थी, 11 के बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों से। कहीं न कहीं कोई न कोई माननीय न्यायालय का कोई उसमें उसका भी वो है, तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करना या नए रूप में लागू करने का अनुरोध है। सुदीप, क्या कुछ अपडेट देखिए किस तरीके से अब भर्ती पर जो रोक लगी है खिलाड़ियों की वो जल्द ही हटेगी, इसका आश्वासन सीएम धामी ने भी दे दिया है। इस ऐलान के बाद हर तरफ खुशी का माहौल है, खिलाड़ियों का उत्साह भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। देखिए, राज्य में नई खेल नीति प्रख्यापित हो चुकी है और नई खेल नीति में प्रावधान किया गया है कि जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी विजयी होके आते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाले को कांस्टेबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतने वाले को सब इंस्पेक्टर और ओलंपिक विजेता को डिप्टी एसपी यानी सीओ स्तर पर प्रमोशन व नौकरी मिलेगी। 2011 में किन्हीं कारणों से रोक लगी थी, पर अब 2022 से इसकी शुरुआत हो सकती है। और चूंकि खेल नीति आ चुकी है तो इसके जो प्रावधान है इनको लागू कराने के लिए जल्द ही शासनादेश जारी होगा। ये बात सही है कि राज्य के खिलाड़ी जो बहुत अच्छे हैं, युवा प्रतिभावान हैं, वो अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर कोई नौकरी का विकल्प न होने के कारण वो दूसरे प्रदेशों और दूसरी संस्थाओं का रुख कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के इस ऐलान से निश्चित तौर पर खिलाड़ियों में एक उत्साह का संचार हुआ है और वो अपने उत्तराखंड से खेलकर जीतकर उत्तराखंड की पुलिस में सेवा देने के लिए भी आगे आएंगे और अपने राज्य का भी नाम रोशन कर सकेंगे। बिल्कुल, और देखिए प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी अगर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं प्रदेश के लिए ही खेले और अपना लोहा हर जगह मनवाएं। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूं आपके पास। बीजेपी से निष्कासित विनोद आर्या की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। विनोद आर्या के चालक ने विनोद पर कुकर्म कर प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित चालक रोहन काम्बोज ने कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विनोद आर्या के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि विनोद आर्या के बेटे पर अंकिता भंडारी हत्या का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद वह जेल में है। सुदीप बने हुए हमारे विशेष संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए उनका बेटा इस वक्त जेल में है, पुलकित आर्या, और विनोद आर्या की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। बड़े गंभीर आरोप चालक ने लगाए हैं, किस तरीके से अब इसको पुलिस देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो रसूखदार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्वधारी रहे और मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, ये लगातार दायित्वधारी रहे। विनोद आर्या, इनका इतना रसूख था, पर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनके पुत्र का नाम आते ही उन्हें तत्काल दायित्व से रिमूव किया था, हटा दिया था। अब कल विनोद आर्य के खिलाफ आई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर का आरोप है कि ये मुझ पर अनैतिक काम करने का दबाव बनाते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे। उन्होंने परेशान होकर नौकरी छेड़ी थी, पर उनका रसूख अब कम हुआ, लिहाजा ड्राइवर की हिम्मत हुई कि वो कार्रवाई के लिए पैरवी कर सके। लिहाजा आज वो अपना शिकायती पत्र लेकर यानी कल पहुंचा था हरिद्वार और कल ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मामले में जांच जारी है और गुण दोष और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबकि विनोद आर्य ने भी अपना एक बयान जारी कर कहा है कि हर हाल में जब उनकी इतने वो उम्र दराज हैं और उन पर इस तरीके के संगीन इल्जाम लगाना बेईमानी है और गलत है। बिल्कुल, किन किन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है जिनके आधार पर आगे कार्रवाई होगी सुदीप? जी देखिए, इसके अंदर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और छेड़छाड़ जैसी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि आरोप ये भी है कि उसके साथ गाली गलौज मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी कि यदि तुमने किसी से शिकायत की या अपना मुंह खोला तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लिहाजा संबंधित धाराओं में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
बढ़ते हैं आगे, जहां किस तरीके से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है संघर्ष को लेकर, जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे आईएफएस अफसर किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ने आधा दर्जन टीमों को लगा दिया है। एडीजी विजिलेंस अमित सिन्हा का कहना है कि कई गंभीर साक्ष्य मिलने के साथ ही हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी हट गई है और बार बार बुलाए जाने के बावजूद वे बयान देने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बाबत उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, तो वह बयान आपने दर्ज कराए और अपना पक्ष रखें ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। आपको बताते चले कि किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश चल रही है, लेकिन वो फरार है। हम लोग का तो प्रयास है, टीमें हमने बनाई हुई हैं और मैं तो बल्कि उनके परिजनों से अपील भी कर रहा हूं कि वो बयान देने आए कम से कम, बिकॉज बयान देना बड़ा आवश्यक है। वो चूँकि हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे इस बहुत महत्वपूर्ण जांच में, तो इसी कारण से हमें दबिश की टीम निकालनी पड़ी। और मेरा आप लोग के माध्यम से उनके सहयोगियों को भी ये अपील होगी कि कम से कम उसे ये समझाएं कि एक बार आकर वो अपना बयान दें, जो भी उनका बयान है, क्योंकि हम जिस तरह की जांच है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप उन पे सिद्ध हो रहे हैं। सर किन किन ठिकानों पे? अभी देखिए, अभी हम लोग ने करीब 5 टीमें उनके लिए बनाई हुई थी, जो कि कम से कम देखे कि कहाँ पे हैं वो। तो उसमें हम लोगों ने अभी मेरठ में और उनके गांव में और हरिद्वार के कुछ स्थानों पर, साथ में दिल्ली भी हमने दबिश का प्रयास किया है। ओएनजीसी ऑडिटोरियम में ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत स्कूली छात्रों ने डायग्राम के माध्यम से ऊर्जा को संरक्षित करने हेतु चित्रकला का प्रदर्शन किया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्कूली छात्रों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हमें फोकस करना होगा ताकि ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हमारा विभाग ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें एलईडी से लेकर तमाम चीज़ें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, ये एक नेशनल डे है और ऊर्जा संरक्षण की जो मैसेज है उसको पूरे कंट्री में ले जाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर ये मनाया जा रहा है। और ऊर्जा संरक्षण सभी लोगों की प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक कार्यालय ऊर्जा की बचत करेंगे तो बहुत बड़ी बचत होगी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा ऐलान उन शिक्षकों के लिए किया है जो अवकाश के दिन या एक्स्ट्रा क्लास बोर्ड परीक्षार्थियों के लेंगे। ऐसे शिक्षकों को मानदेय के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही वे खुद ऐसे शिक्षकों को फोन कर हौसला अफजाई भी करेंगे। जहां शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा परिणाम को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत शिक्षकों के लिए यह ऐलान किया गया है। कई बिंदुओं पर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी। हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। हमने ये भी कहा है कि चूंकि कोर्स पूरा करना है और पिछली पढ़ाई भी चूंकि 2 वर्ष कोविड में बाधित हुई है, वो सब भी देखना है, तो जो अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे या अवकाश के दिन अगर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी सूची हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कही कि आप हमें उपलब्ध कराइए। निश्चित रूप से हम उनको पुरस्कृत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और एक प्रमाण पत्र भी यहाँ से, प्रशस्ति पत्र भी देंगे और धन्यवाद भी दिया जाएगा कि हमारे बच्चों का रिजल्ट उनकी वजह से।
लक्सर कस्बे में अचानक उस वक्त पुलिस महकमे और प्रशासन में हड़कंप मचा जब अचानक खानपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर बेला और माड़ा बेला नामक 2 गांव के हजारों ग्रामीणों का हुजूम अचानक उपजिला मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर जा पहुंचा। इस दौरान हजारों महिलाओं सहित बच्चों और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेरपुर बेला और माड़ा बेला गांव के बीच पुराना जमीन का विवाद चल रहा है। हंगामा काट रहे ग्रामीणों का आरोप है कि खानपुर पुलिस अचानक शेरपुर बेला गांव में पहुंचकर उन पर लाठीचार्ज कर दिया है, जिससे कई ग्रामीणों को चोट भी पहुंची है। वहीं तहसील परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों ने बमुश्किल समझा बुझाकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की है। मौके पर पुलिस को तैनात किया गया है। घर पर आए हो, हमने उनको चाह बोला, उनका कदर करे हमारे बेलने वाले का। उनने मगर से पुलिस बुला ली, हमारी जमीन है, हमारा हक है वहाँ। हाँ, तो प्रधान जी वो काल का अपनी क्यों उछटे है उसमें? प्रधान जी ने क्या हमारी जमीन है तो हम क्यों हमारी जमीन में क्यों उछटे है? तो उन्हें पुलिस बुला ली मारे बेलने वाले ने। उन्हें आन के बाद औरतों को भी पहले प्रधान जी ने डांग चलाई, हमला कर दिया प्रधान उसमें पुलिस वाले ने। पहले प्रधान जी को मारा, फिर मेरा घर वाला है ना सब प्रधान का बेटा, फिर 2-3 लाठ उसके मार दी टांगों के भी। फिर मुझे रुड़की के भगवानपुर में लेबर ठेकेदार से लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर बदमाश से भी पूछताछ की गई। बता दें कि भगवानपुर के सिकंदरपुर स्थित केजरीवाल कंपनी के लेबर ठेकेदार की शुक्रवार को बदमाश ने के बाद चाकुओं से हमला कर दिया है। घायल को रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए फायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं बदमाश करीब 8 लाख की रकम का बैग लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में मौके पर ग्रामीणों ने एक बदमाश को धर दबोचा था। इसके बाद पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गांव है वहां पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी, अन्य इसके जो साथी थे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया भी चल रही है, इसमें विस्तार से जो है कल ही इसमें डिटेल पूरे प्राप्त हो पाएंगे। इसमें जो घटना में प्रकाश में आया तो उसमें 5 से 6 लोग की बात पता चली थी, क्योंकि एक इसमें अरेस्ट हुआ था। अब ये दूसरा बदमाश इसमें अभी मिला है, तो इसकी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद जो पूछताछ की जाएगी उससे और चीज़ें। एनडीपीएस एक्ट में वांछित 20,000 के इनामी पंजाबी सिंगर छिंदर सिंह को रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहाड़ से चरस की खेप लाकर मैदानी इलाकों में सप्लाई करता था। छिंदर सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी पिछले 4 माह से फरार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा वह पंजाबी गायक है और साथ ही साथ नुकसान होने की वजह से वह अपने साथियों के साथ चरस का धंधा करने लगा था। छिंदर सिंह के खिलाफ एसएसपी ने 20,000 का इनाम भी रखा था। अनुसार 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के ध्येय के साथ हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को ये भी निर्देश है कि जो भी हम कैच करते हैं उसमें हम पूरी चेन को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। इससे पूर्व जो है इसमें एक पूरा गैंग है जो नानक मता पंतनगर क्षेत्र में ये ऑपरेट करते हैं सभी लोग, और ये जो है लाते हैं चरस, पहाड़ों से चरस ला रहे हैं और लाकर के यहाँ मैदानी क्षेत्रों में बेच रहे हैं। और इनको जनरली इनकी वजह से नानक मता, पंतनगर, लालकुआ, हल्द्वानी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चरस सप्लाई हो रही थी। तो इस पूरी चेन को हम लोगों ने ट्रेस किया, जिसमें से 2 अभियुक्त नरेंद्र और वीरेंद्र नाम के पहले 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद इन्हीं के से प्रकाश में हमको आए पूछताछ में प्रकाश में जो अभियुक्त आए उन लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक मैनेजर पहले गिरफ्तार हुए हैं जिनसे भी 1 किलो चरस बरामद हुई थी। साथ में इसमें छिंदर सिंह एक अभियुक्त जो है वो शेष चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 20,000 रुपये का इनाम था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।